दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग जाम ओवरलोड पे। आज हिंदी पेडागॉजी की तीसरी क्लास है। तो आज हम शिक्षण शास्त्र में हमने भाषा अधिगम एवं अर्जन को पढ़ लिया था। भाषा अधिगम पहला चैप्टर भाषा अधिगम एवं अर्जन को समाप्त कर दिया था। आज उसका दूसरा चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हम देखेंगे आज हमें पेडागॉजी में पढ़ना क्या क्या है। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है भाषा अधिगम एवं अर्जन पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है, भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका पढ़ना है, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पढ़ना है, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याओं के बारे में पढ़ना है, भाषा कौशल पढ़ना है, भाषा बोध बोलना सुनना पढ़ना है और लिखने की प्रवीणता का मूल्यांकन करना है। ठीक, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्रियाँ पढ़ना है, उपचारात्मक शिक्षा पढ़ना है। तो हिंदी पेडागॉजी की इतने 9 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जहाँ से हर बार सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म कर दिया था, भाषा अधिगम एवं अर्जन को। आज के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत को। चलिए हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण शोध सिद्धांत आदि का पालन करता है। यह शोध सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। इसी के बल पर हम अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। तो शिक्षा सामग्री का जो उपयोग होता है उसका सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षा शोध सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये शोध सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। इसी के बल पर हम अपने शिक्षण को समृद्ध बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। तो नियोजन का सिद्धांत जो होता है यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका जैसे कार्य हैं। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी करना। तो जो नियोजन का सिद्धांत होता है इसमें यह होता है कि यह एक प्रकार से पूर्व पाठिक जैसे कार्य होता है। यानी कक्षा में हम जाने से पहले पूर्व पाठ की तैयारी करें। यानी आज की कक्षा में हमें साइंस, मान लीजिए कोई टीचर को आज साइंस के चैप्टर 5 को पढ़ाना है, तो स्कूल में कक्षा में जाने के पहले उस पाठ की पूरी तरह से तैयारी करके साइंस के लेसन 5 को अच्छे से पढ़ के जाएगा, तभी तो अच्छे से समझा पाएगा नियोजन का सिद्धांत। तो पूर्व पाठ की तैयारी करना, यानी जिस चीज़ को हमें पढ़ाना रहता है उससे पहले हम उसकी तैयारी करके कक्षा में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शोध के क्रियान्वयन का सिद्धांत देखते हैं। तो शिक्षा शोध के जो क्रियान्वयन का सिद्धांत होता है इसमें शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षा शोध के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए। तो शिक्षक का दूसरा कार्य यह होता है कि वह शिक्षा शोध के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। चलिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर, हमें सदैव अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना चाहिए, निश्चित से निश्चित की ओर नहीं जाना चाहिए। पहले हमें जो ज्ञात नहीं होगा, अनिश्चित होगा, जो उसको करेंगे उसके बाद फिर निश्चित की ओर जाएंगे ना। हमें हमेशा सरल से कठिन की ओर जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर। अगर हम कठिन से सरल की ओर बालक को समझाएंगे तो बालक समझ नहीं पाएंगे। पहले हमें उनको सरल से कठिन की ओर ले जाना है। पहले धीरे धीरे उनको अक्षर के बारे में ज्ञान देंगे। जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में सबसे पहले हम उनको कहानियाँ सुनाएंगे, कहानियों के माध्यम से उनका हिंदी ज्ञान विकसित करेंगे। बोल चाल भाषा एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो धीरे धीरे अक्षरों का ज्ञान देंगे। अक्षर का ज्ञान होने के बाद शब्द बनाना सिखाएंगे। शब्द बनाने के बाद उनको लिखने के लिए बोलेंगे। तो धीरे धीरे सरल से हमें कठिन की ओर जाना है ना, नीचे से ऊपर की ओर। हमें सरल से कठिन की ओर जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर आना है। तो हमें शुरुआत कैसे करनी होगी? नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा ना, सरल से कठिन की ओर जाना होगा। चलिए अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है कि बालक का ज्ञान होगा हमको उसी के हिसाब से ज्ञान देना होगा ना। तो बालक के ज्ञान के हिसाब से हमें ज्ञान होना है। जो चीज़ बालक को ज्ञात है उसके माध्यम से अज्ञात की ओर उसे ले जाएंगे। पहले जो चीज़ का ज्ञान है बालक को, हम उसको और डेवलप करेंगे। बालक और अच्छे से सीखेगा जब उसे ज्ञात चीज़ों की सहायता से उससे अज्ञात चीज़ों तक हम ले जाएंगे तो वह बालक आसानी से समझ जाएगा। हमें सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए बालक को। चलिए, पूर्ण से अंश की ओर, हमें सदैव पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। आगमन से निगमन की ओर, यानी हमें उदाहरण से नियम की ओर जाना चाहिए, ना कि नियम से उदाहरण की ओर। हमें सदैव उदाहरण समझाना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को समझाना चाहिए। उसके बाद पहले हमें बालक को उदाहरण बताना चाहिए, उदाहरण के बाद फिर नियम बताना चाहिए। तो इससे बालक आसानी से समझेंगे। ना कि अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो पहले बालक को नियम पढ़ा दीजिए, उसके बाद बोलिए अब सवाल लगाइए। तो ऐसा नहीं, पहले आप उसको उदाहरण के माध्यम से नियम समझाइए। पहले बालक को कोई सवाल ले लीजिए, उसका उदाहरण के माध्यम, जैसे मान लीजिए मैथ आप पढ़ा रहे हैं तो बालक को पहले उदाहरण के माध्यम बताएंगे। बच्चों, मोहन के पास 5 टॉफ़ी थी, उसने 2 टॉफ़ी रोहन को दे दिया, तो उसके पास कितनी टॉफ़ी बची होंगी?
लाइन खिंचवा के उसको ब्लैक बोर्ड पे करवाइए। धीरे धीरे उदाहरण के माध्यम से जोड़ समझाएंगे तो बालक अच्छे समझ जाएंगे, उसका नियम भी समझ जाएंगे बालक। ठीक, तो हमें सदैव आगमन से निगमन की ओर जाना चाहिए। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। हमें सदैव मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। हमें सदैव विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना चाहिए। तो बालक को हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर सिखाना चाहिए। बालक पहले विशिष्ट चीज़ों के बारे में बता के फिर सामान्य की ओर ले जाना चाहिए। अगला नियम है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो हमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत में भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थितियों में आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। तो भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति में आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। ठीक, चलिए अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अगला है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। सुनना, बोलना, फिर पढ़ना लिखना। तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या होता है? पहले हमें सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना एक क्रम से चलता है, जिसे हम सुबोपली या LSRW थ्योरी कहते हैं। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना। ठीक, भाषा के इन कौशलों को क्रम में सिखाया जाए, या सिद्धांत इस बात पर बल देता है। तो भाषा के इन कौशलों को क्रम में सिखाया जाना चाहिए। पहले हम बच्चों को सुनना सिखाएंगे, जब बच्चा सुनने लगेंगे तो उनको बोलना सिखाएंगे, जब बच्चे बोलने लगेंगे तो उन्हें पढ़ना सिखाएंगे, जब पढ़ने लगेंगे तो उन्हें लिखना सिखाएंगे। तो यह एक कौशल जो होता है जिसे हम क्रम में सिखाया जाना चाहिए हमें बच्चों को। अगला है रुचि का सिद्धांत। जो रुचि का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। तो यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला हो, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके विभिन्न शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें बच्चे अपनों से बड़ों का आदर्श इसमें होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों का आदर्श अच्छे साथी के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बच्चे जो होते हैं अपने का बड़ों का आदर्श का अच्छे साथी के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध होना चाहिए। तो बच्चे अनुकरण के माध्यम से आसानी से सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे की नकल करके सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अपनों को बड़ों या आदर्श या अच्छे साथी के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं, उनसे सीखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, इसमें बच्चों को सहज, सजग, सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवनवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, सुतलेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। तो बच्चों को सहज, सजग, सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवनवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, सुतलेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अगला है प्रेरणा पुनर्बल का सिद्धांत। तो प्रेरणा या पुनर्बलन का सिद्धांत जो होता है, जिसमें जिस कौशल में बच्चा अधूरा या कमजोर होता है उसका कौशल का अभ्यास करवाया जाए, उस पर पुनर्बल दिया जाए, जिससे या उस कार्य को में सुधार हो और रुचि जागृत हो। तो पुनर्बल का जो सिद्धांत होता है, जिस कौशल में बच्चा अधूरा या कमजोर होता है उस कौशल का अभ्यास करवाना चाहिए, उस कार्य पर पुनर्बल दिया जाए, जिससे उस कार्य में बच्चे की रुचि पैदा हो और उसका सुधार हो, रुचि जागृत हो। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बालक को जो होता है, बालक जिस विषय में कमज़ोर होगा उस कौशल का हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आसानी से सीखेंगे। उस पर पुनर्बल दिया जाना चाहिए, जिससे उस कार्य में बच्चों की रुचि पैदा हो और बच्चे उस कार्य को आसानी से सीख सकें। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। चलिए अगला है सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत। तो इसमें जो होता है, शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण, प्रेम भाव होना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेम भाव का होना चाहिए। ठीक। अगला है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत में होता है, शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हों, उसके वाचिक अव्यय हों, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले। शिक्षक जो होते हैं अपने कार्य में परिपक्व हों, उसके वाचिक अव्यय हों, वह सही बोलें, प्रभावशाली बोलें, ऐसा होना चाहिए।
तो शिक्षक को अपने कार्य में परिपक्व हों, उसमें वाचिक अव्यय हों, वह सही बोलें, प्रभावशाली बोलें, ऐसा होना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें दूसरा चैप्टर में हम शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसका सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सोच सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सोच सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं, उस पर बल देते हैं। उसमें जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे नियोजन का सिद्धांत होता है, जिसमें कोई टीचर पाठ में शुरू होने से पहले उसकी तैयारी करके कक्षा में जाता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है। अगला है शिक्षक, जिसमें शिक्षक शोध के क्रियान्वयन का सिद्धांत होता है, जिसमें शिक्षक का दूसरा कार्य होता है शिक्षक शोध के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए, जिसमें अनिश्चित से निश्चित की ओर जाए, सरल से कठिन की ओर बालक को पढ़ाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें बच्चों को ले जाना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर ले जाना चाहिए, आगमन से निगमन की ओर जाना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। जो चीज़ बालक जानते हो, जिसको बालक के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित हो, चित्र के माध्यम से बच्चे जिसे मूर्त चीज़ों को देखते हो, जानते हो, हमें उससे मूर्त से अमूर्त के बारे में जो चीज़ बालक न जानते हो उस तरफ ले जाना चाहिए। हमें सदैव विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिसमें हमने बात की कि भिन्न भिन्न भाषा परिस्थिति में आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, या सिद्धांत इस बात पर बल देता है। अगला था अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, जिसमें हमने सुनना, बोलना, फिर लिखना, पढ़ना बात की। इन कौशलों को क्रम में सिखाया जाए, तो हमें बालक को क्रम में कोई चीज़ सिखाना चाहिए। पहले बच्चा सुनना सीखे, फिर बोलना सीखें, फिर पढ़ना सीखें, फिर लिखना सीखें। ठीक, उसके बाद रुचि के सिद्धांत में था कि शिक्षण रुचि पैदा करने के लिए रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बालक में रुचि पैदा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों और शिक्षण सूत्र का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमने अनुकरण सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें हमने बच्चे अपनों से बड़ों का, आदर्श का, अच्छे साथी के क्रियाकलाप का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ एवं शुद्ध होना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं अनुकरण के माध्यम से बहुत आसानी से सीखते हैं, अपने बड़ों का, आदर्श का, अपने साथी या सहवाग से अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, यानी नकल करके बच्चे सीखते हैं। अगला था क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें हमने बच्चों को सहज सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन तरह तरह के अभ्यास या सुतलेखन साहित्य कार्यक्रमों में आयोजन किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को सहज और सतर्क बनाने हेतु नए नए नवीन कार्य जैसे कि अभ्यास, सुतलेख, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद हमने प्रेरणा पुनर्बल का सिद्धांत बात किया, जिस कौशल में बच्चा अधूरा या कमजोर हो उस कौशल को अभ्यास करवाना चाहिए। तो बच्चों की जिसमें रुचि कम हो, जिस चीज़ को पढ़ने में बच्चे कमजोर हों या पुनर्बलन ना हो, उनका उस बच्चों को अधूरा है उस कौशल को अभ्यास करवाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों का उस कौशल में अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे बच्चों की रुचि पैदा हो सके। उसके बाद हमने सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेम भाव का होना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार सदैव सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेम भाव का होना चाहिए, जिससे बालक टीचर के साथ जुड़ सकें, उनको प्रेम भाव से आसानी से समझ सकें। उसके बाद हमने परिपक्वता का सिद्धांत का बात किया, जिसमें शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हों, उसके वाचिक अव्यय हों, व सही बोलें या प्रभावशाली बोलें। तो आज के लेसन में हमने इसको पढ़ा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा के कार्य एवं उसके विकास में बोलने वाले एवं सुनने की भूमिका। तो आज के सेशन यहीं तक, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।